हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग संधारित्र स्टार्ट करने वाले हैं और याद रखिएगा आज सिर्फ 4 लेक्चर बचा है ना। सिर्फ 4 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 1, उसके बाद यूनिट 3 स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, संधारित्र, है ना। तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहला चीज ध्यान देते हैं, आज हम लोग यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत के लेक्चर 19 करने वाले हैं और आज हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र। क्या करेंगे? संधारित्र। तो ध्यान से देखना। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो है क्या है, देखो तो संधारित्र। संधारित्र या इसी को संचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर या कंडेंसर। तो जरा ध्यान समझो आखिर ये संधारित्र होता क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या बोले, संधारित्र या संचक। तो संचक मतलब जो कुछ संचित करे। क्या करे? संचित करे। संचित मतलब जमा करे। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा फालतू चीज जमा नहीं करता। यहाँ पर क्या जमा होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन हम कुछ इस तरह बोलते हैं, वैसी युक्ति। क्या बोलेंगे? वैसी युक्ति जो आवेश को संचित करती है। किसको? आवेश को, विद्युत आवेश को। उसी को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं या संचक कहते हैं। क्लियर है? याद रखना, वैसी युक्ति जो आवेश को संचित करे उसी को हम क्या कहते हैं? संधारित्र या संचक। क्लियर है? तो हम लोग का ये लगा कहाँ होता है? तो आप देखे होंगे हम लोग का फैन जो होता है, आप देखे होंगे फैन में, देखे होंगे फैन के ऊपर जो है इस तरह करके एक तो इस तरह सिलेंडर शेप का व्हाइट कलर का, सफेद या फिर काला कलर का होता है। आप देखे होंगे। तो यही क्या? कंडेंसर यानी कैपेसिटर। तो इसका काम क्या है? इसका काम है आवेश को संचित करना, आवेश को क्या करना? जमा रखना। क्लियर है? तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसका सिद्धांत का। किसका? इसका सिद्धांत। तो समझता है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। ध्यान समझना, बहुत ही आसान। तो जनरली जो हम लोग संधारित्र का बात करते हैं, वो संधारित्र में 2 प्लेट होता है। ठीक है? धातु का क्या होता है? 2 प्लेट होता है इस तरह का। और इसको हम क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? बैटरी से। मान लो इसका विभवांतर कितना है? V है। बैटरी का विभवांतर कितना? V। इसी बैटरी से जोड़ने पर यहाँ क्या होता है? इस पर प्लस और इस पर क्या आता है? माइनस आ जाता है। इस तरह का। क्लियर है? यहाँ पर प्लस और इस पर माइनस, इस तरह करके चार्ज आता है। यानी इसमें आवेश संचित होता है, यानी इसमें विभवांतर आरोपित करते हैं दोनों प्लेट के बीच। तो इसमें संचित क्या होगा? आवेश। क्या होगा? आवेश। तो देखा ये क्या है कि अगर मान लो हम वोल्टेज रखे कितना? 10 वोल्ट। समझिए, वोल्टेज रखे 10 वोल्ट। ठीक है? और मान लो इसमें आवेश संचित हुआ, मान लो 2 पिको कूलम। कितना कूलम? 2 पिको कूलम। अगर वोल्टेज कर देंगे हम 20 वोल्ट, तो आवेश हो जाएगा, जानते हो कितना? 4 पिको कूलम। क्यों? अगर ये दोगुना हुआ तो ये भी क्या हो गया? दोगुना। यानी देखा गया है कि प्लेटों के मध्य, संधारित्र के प्लेटों के मध्य जो आरोपित विभवांतर, उसका मान अगर बढ़ा देते हैं तो आवेश भी क्या होता है? उसमें संचित आवेश है, उसका मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा? संधारित्र में संचित आवेश यानी Q समानुपाती होगी किसके? V के, यानी विभवांतर के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप विभवांतर बढ़ाइएगा तो आवेश भी बढ़ेगा, विभवांतर घटाइएगा तो आवेश भी घटेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखते हैं। तो इसी को अगर हम भाषा में बोले, यही है संधारित्र का सिद्धांत। इसको अगर हम बोले तो कैसे बोल सकते हैं, जरा समझो। तो इसका डेफिनेशन मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं कि संधारित्र इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर, उसमें संचित आवेश की क्या होती है? समानुपाती होती है। या संधारित्र में संचित आवेश उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है। आसान है? ठीक। तो बोलो, ये अगर हम हटा दें, समानुपाती का चिन्ह हटा के अगर हम बराबर का चिन्ह ला दें, किसका चिन्ह? बराबर। तो बोलो समानुपाती का चिन्ह हटा के अगर बराबर लाए तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ कांस्टेंट क्या आता है? C। क्या आता है? C इंटू V। तो ये हो गया एक फॉर्मूला Q बराबर CV। जहां तो ये बोलिएगा सर C क्या है? Q तो समझ गया आवेश है, V समझ गया विभवांतर, ये C क्या है सर? तो C जो है इसका एक्चुअल नाम है धारिता या क्षमता। धारिता या क्षमता। और C इसलिए देते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश होता है कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, इसीलिए C। क्लियर है? आ रहा समझ? तो ये हो गया आपका संधारित्र का क्या? सिद्धांत। आसान है? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जरा ध्यान से देखिए, तो हम लोग का हेडिंग क्या है, धारिता या क्षमता। अभी जो सी लिखे थे उसके बारे में जानेंगे, धारिता या क्षमता क्या होता है। बहुत ही आसान है, तुरंत क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब जैसा कि हम जानते हैं, बोलो अभी तुरंत संधारित्र का सिद्धांत पढ़ाए थे, तो क्या पढ़े थे उसमें बताओ तो बाबू, Q बराबर C इंटू V, यही था, Q बराबर C V। तो बोलो C बराबर क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा Q बाय V। ये हो गया फॉर्मूला किसका, धारिता या क्षमता का। तो इसके सिंपल सा ही डेफिनेशन तो ये होता है, किसी संधारित्र में संचित आवेश प्रति इकाई विभवांतर को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। आसान है, लेकिन इसी को अगर अच्छे से हम लोग लिखना चाहें, ध्यान से देखिए, यदि हम डेफिनेशन बना रहे हैं, V क्या है, विभवांतर, तो इस V यानी विभवांतर को हम कितना मान लें, 1 वोल्ट, कितना मान लें, 1 वोल्ट हो, तो बताओ जी, अगर हम V को कितना मान ले, 1 वोल्ट, तो बोलो C बराबर क्या है, Q बाय V है, V का वैल्यू कितना 1, तो Q बाय 1 यानी क्या, Q, यानी C बराबर क्या हो जाएगा, Q, यानी C बराबर हो गया Q हुआ। अब चलो देखो यहां से डेफिनेशन बनाते हैं, तो बोलो यहां पर जो आवेश है ये किसके बराबर हो गया, C यानी धारिता या क्षमता के बराबर, क्लियर। लेकिन ये कब हुआ, जब हम लोग 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किए, कितना, 1 वोल्ट, और 1 को कहते हैं इकाई, 1 को क्या कहते हैं, इकाई, आप जानते होंगे। तो इसीलिए हम इसका कुछ डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, जरा ध्यान समझना। जब किसी संधारित्र के सिरों के मध्य इकाई विभवांतर आरोपित की गई हो, कितना, इकाई विभवांतर आरोपित की गई हो, तो संधारित्र में संचित आवेश को उसकी धारिता या क्षमता कहते हैं, क्लियर। अब जरा समझो इसका मतलब क्या हो गया। अगर हम इसको मतलब ध्यान प्रैक्टिकली देखना चाहें, तो मान लो ये संधारित्र है, इसके सिरों के मध्य जो हम बैटरी जोड़े यानी विभवांतर जो आरोपित किए, मान लो कितना, 1 वोल्ट का, कितना, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का जोड़े तो डेफिनेट इसमें आवेश जमा होगा, तो मान लो इसमें आवेश जमा हो गया कितना, +2 पिको कूलम, कितना, +2 पिको कूलम, तो इसका धारिता कितना हो गया, इतना। आ रहा समझ में, यानी याद रखिएगा, इकाई विभवांतर आरोपित करने पर जो भी आवेश जमा होगा, उसी आवेश को हम क्या कहेंगे, उसकी धारिता या क्षमता। आसान है, ठीक। तो सिंपल सा, जब भी किसी संधारित्र की धारिता को चेक किया जाता है, क्या करता है प्रैक्टिकली, उसको 1 वोल्ट के एक सेल से या बैटरी से जोड़ देते हैं, और उसमें जो भी आवेश का मान संचित होता है, वही मान उसकी क्या कहलाती है, धारिता या क्षमता, क्लियर है। डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। जब किसी संधारित्र के सिरों के मध्य इकाई विभवांतर आरोपित की जाती है, तो संधारित्र में संचित आवेश के मान को उसकी धारिता या क्षमता कहते हैं। आसान है। तो ये तो हो गया इसका क्या, डेफिनेशन। लेकिन इसका मात्रक समझते हैं, ऐसा ही मात्रक। तो सुनो ध्यान से, इसका जो सबसे फेमस मात्रक है वो है फैराड। क्या, फैराड। माइकल फैराडे का नाम सुने हैं, उसी के सम्मान में रखा गया क्या, फैराड। याद रखिए, एफ यानी कि फैराड, क्लियर। ये है, या इसी का अगर हम सही ढंग से निकालना चाहें तो बोलो फॉर्मूला ये है, बोलो, तो बोलो आवेश है, C बराबर Q बाय V है। बोलो Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, कूलम प्रति वोल्ट। तो दूसरा मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट। या अब जरा समझो ध्यान से, एक और निकालते हैं, ध्यान से देखना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट है, तो बताओ कूलम को हम एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जा सकता है। कूलम को लिख दिया एम्पियर सेकंड, और ये प्रति वोल्ट है, तो पढ़े होगे, याद करो, वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। कितना होता है, जूल प्रति कूलम। इस वोल्ट की जगह पहले लिखें जूल प्रति कूलम, लेकिन उस पर पावर -1 है, वोल्ट पर पावर -1 यानी पूरे पर पावर -1, क्लियर। तो क्या हो गया बोलो तो, एम्पियर सेकंड जूल पर पावर -1 और कूलम पर पावर -1 इंटू -1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब 1 तो लिखते नहीं, क्लियर। अब इसी को और अगर सॉल्व करें, जरा ध्यान समझना, इधर ले लेते हैं एम्पियर सेकंड, अब जूल है, ध्यान से देखो, जूल, बोलो जूल को हम क्या लिखते हैं,
kg। एक काम करते सुनो, इसको तो लिखेंगे लेकिन सबसे पहले एक और निकाल देते हैं इसका मात्रा, ध्यान से देखो। बोलो कूलाम प्रति वोल्ट है, बोलो है या नहीं है? तो कूलाम को कूलाम ही लिखते हैं और वोल्ट है, बोलो वोल्ट को क्या लिखते हैं? जूल प्रति कूलम। क्या लिखते हैं? जूल प्रति कूलम। तो ये हो गया वोल्ट के जगह, और उस पर पावर क्या? -1, तो क्या हो गया? कूलम इंटू जूल, सॉरी जूल पर पावर क्या? -1, और कूलम पर पावर -1 -1 यानी +1। तो इसको हम ऐसे लिखें कूलम इंटू कूलम यानी कूलम स्क्वायर प्रति जूल। तो ये भी हो गया, इसको लिखो कूलम स्क्वायर प्रति जूल। या क्लियर? तो आपके मन में होगा सर इतना सारा क्यों लिखवा रहा है? क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, जिससे क्वेश्चन आ जाएगा धारिता का मात्रक है, ठीक है? तो इसमें कौन सा देगा? इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, किसको दे देगा थोड़े पता है, इसीलिए हम लोग को सारा मात्रक समझना होगा। क्लियर है? तो चलिए वो और निकालते हैं, ध्यान से देखो क्या है वो, कूलम स्क्वायर प्रति जूल है। अब देखो कूलम को लिखते हैं एम्पियर सेकंड। बोलो कूलम मतलब क्या? एम्पियर सेकंड। तो कूलम का स्क्वायर है ना पूरा इसका स्क्वायर। बोलो जूल को क्या लिखते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये जूल के जगह, उस पर पावर क्या? -1। तो बोलो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, केजी पर पावर क्या? -1, एम पर पावर +2 इंटू -1 यानी क्या? -2, और एस पर पावर -2 -1 दोनों इंटू करेंगे क्या? +2। क्लियर है? तो देखो जरा सा क्या बचा, केजी पर पावर -1, मीटर पर पावर -2, एस पर पावर 2, एस पर पावर 2 यानी एस पर पावर 4 और ए पर पावर 2, यानी मात्रक ये निकल गया प्रति केजी प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर 4 और एम्पियर पर पावर स्क्वायर। तो बोलो लिखें केजी पर पावर -1, एम पर पावर -2, एस पर पावर 4, ए पर पावर 2। तो ये भी हो गया इसका क्या? मात्रक। क्लियर? अब ये हो गया कि इसके एसआई मात्रक। अब इसका विमीय सूत्र का बात करते हैं। विमीय सूत्र बोलो जी, केजी क्या लिखते हैं? बोलो एम पर पावर कितना? -1, मीटर के जगह एल पर पावर -2, सेकंड के जगह टी पर पावर 4 और 8 के पावर 2। तो ये हो गया आपका क्या? बोलो इसका विमीय सूत्र। आ रहा समझ में? तो याद रखिए धारिता का फॉर्मूला हो गया, ठीक है? ये हो गया इसका एसआई मात्रक, ये हो गया विमीय सूत्र। आसान है, कोई तकलीफ नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा क्या? सी मतलब यहाँ कूलम नहीं है, ये कैपेसिटेंस, इसको कहते हैं धारिता या क्षमता। तो याद रखिए फॉर्मूला धारिता बराबर Q/V, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब चलिए हम लोग जानने वाले हैं संधारित्र का संकेत। किसका? संधारित्र का, ठीक है? तो ध्यान से देखो, तो हम लोग का हेडिंग है वो संधारित्र का संकेत। तो याद रखिए इसका पहला जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? नियत धारिता संधारित्र। क्लियर है? तो हम क्या जानने वाले? फिर देखो संधारित्र का संकेत क्या जानने वाले? संधारित्र का संकेत यानी इसका संकेत कैसा होता हो। जैसे समझो ध्यान से, अगर हम इस तरह करके अगर हम बनाए तो आप इस संकेत को इस देख के समझ गए होंगे कि ये प्रतिरोध है। ये क्या है? प्रतिरोध। अगर हम ऐसे बना दें तो समझ जाइएगा ये क्या है? सेल, ठीक है? अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये समझ जाइएगा क्या है? बैटरी। क्लियर? तो भाई आपको क्या यहाँ पर लिखे कि ये प्रतिरोध है? नहीं, आप सिर्फ इस संकेत को देखे आप समझ गए। तो उसी तरह संधारित्र का भी संकेत होता है। तो कैसे होता है समझो। संधारित्र मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है नियत धारिता संधारित्र, एक होता है परिवर्ती धारिता संधारित्र।
यानी एक ऐसा संधारित्र होता है जिसकी धारिता परिवर्तित नहीं होती है। जैसे मान लो कोई संधारित्र है, उसका धारिता है 2 माइक्रोन फराड। कितना है? 2 माइक्रोन फराड। तो वो हमेशा 2 माइक्रोन फराड ही रहेगा। क्लियर? मान लो कोई संधारित्र का धारिता अगर 2 माइक्रोन फराड है, ये हमेशा 2 माइक्रोन फराड है, इसी को कहते हैं नियत धारिता संधारित्र। लेकिन मान लो कोई संधारित्र है 2 माइक्रोन फराड, कभी उसको 3 माइक्रोन फराड का भी बना सकते हैं, कभी 4 माइक्रोन फराड का भी बना सकते हैं, इस तरह बदल सकते हैं इसका धारिता। मान लो तो जब किसी का धारिता बदला जा सकता है उसको बोलते हैं परिवर्ती धारिता संधारित्र। क्या बोलते हैं? परिवर्ती। तो याद रखिए संधारित्र दो प्रकार का होता है, एक होता है नियत धारिता वाला, एक होता है परिवर्ती धारिता वाला। तो दोनों का संकेत कैसा होता है जरा ध्यान समझो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं, पहला कौन? नियत धारिता संधारित्र, यानी वैसा संधारित्र जिसका धारिता क्या हो? नियत। तो देखो इसका संकेत इस तरह करके दो प्लेट का ये संकेत है, ठीक है। इस तरह का कभी संकेत रहेगा तो ये संधारित्र यानी कैपेसिटर, जो क्या है? नियत धारिता। या बहुत सारा बुक में आप देखिएगा ऐसा भी रहता है, एक तो सीधा रहेगा, एक तो इस तरह सी जैसा रहेगा। तो ये भी क्या है? संधारित्र। आ रहा समझ? तो ये दोनों किसका संकेत है? नियत धारिता संधारित्र। क्लियर? अब बी नंबर देखते हैं। परिवर्ती धारिता संधारित्र, यानी वैसा संधारित्र जिसका धारिता क्या हो? बदलता, परिवर्तित होता। तो उसका देखो सिंपल सा, जिस तरह होता है ऐसा वैसे ही होता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर ऐसे एरो का साइन होता है। ये एरो का साइन बताता है क्या? इसका मान बदल सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं? परिवर्ती धारिता संधारित्र। आ रहा समझ? तो याद रखिए इस तरह का कहीं पर अगर देखिएगा सिंबल संकेत तो क्या समझिएगा? नियत धारिता संधारित्र, और इस तरह का परिवर्ती धारिता। लेकिन है दोनों संधारित्र, ये भी संधारित्र है, ये भी संधारित्र है। क्लियर है? तो हम लोग को इसके बारे में उतना जानना नहीं होता, हम लोग को इसके बारे में जानना होता है, ठीक है। तो ये था आपका संधारित्र का संकेत। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। अब हम लोग जानेंगे क्या? समझो, अब हम लोग जानेंगे संधारित्र के प्रकार। किसके प्रकार? संधारित्र। ये तो हम लोग धारिता के आधार पर हम लोग बांटे दो तरह का, एक नियत धारिता और एक परिवर्ती धारिता। लेकिन संधारित्र एक्चुअली कितने रूप का होता है, कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो बात है संधारित्र के प्रकार, और याद रखिएगा संधारित्र का 3 प्रकार होता है। कितना? 3। तो चलिए देखते हैं कौन कौन। तो सबसे पहला जो प्रकार ए नंबर, उसको बोलते हैं समांतर पट संधारित्र। क्या बोलते हैं? समांतर पट संधारित्र। क्लियर? जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो दूसरा है वो है क्या? गोलीय संधारित्र। और तीसरा जो है वो है बेलनाकार संधारित्र। ठीक है। तो ये 3 तरह का संधारित्र होता है, समांतर पट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। इसके नाम से ही क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आएगा। इसका जो आकार होता है उसी आकार पर इसको क्या किया गया? नाम दिया गया। यानी वैसा संधारित्र जिसमें 2 प्लेट हो और दोनों एक दूसरे के समांतर हो, उसको क्या कहते हैं? समांतर पट संधारित्र। वैसा संधारित्र जो क्या हो? गोला के आकार का गोल हो, उसको क्या कहते हैं? गोलीय संधारित्र। और वैसा संधारित्र जो बेलन के आकार में होगा उसको क्या कहते हैं? बेलनाकार संधारित्र। क्लियर है? तो एक चीज बताना चाहते हैं, संधारित्र तो ये 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो है वो सिर्फ किसका दिख रहा है? इसका, यानी समांतर पट संधारित्र। तो हम लोग को ये दोनों के बारे में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसलिए हम लोग शुरू किससे करेंगे? समांतर पट संधारित्र को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग के सिलेबस में सिर्फ समांतर पट संधारित्र है, इसीलिए सिर्फ उसी को जानेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से देखो। तो हम लोग का हेडिंग क्या है? वो समांतर पट संधारित्र। क्या हेडिंग है? समांतर पट संधारित्र। तो देखो कैसे, ध्यान से। नाम से क्लियर है, समांतर पट। पट मतलब होता है प्लेट,
ठीक है। तो होता क्या है, जरा समझो ध्यान से। इमेजिन करो ये जो मेरा हाथ है दोनों, ये दोनों मान लो धातु का प्लेट। किसका? धातु का। ये भी धातु का प्लेट है, ये भी धातु। धातु मतलब हो गया एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया, तांबा हो गया, ये सब जो धातु। क्लियर? तो मान लो ये दोनों जो है धातु का प्लेट है और दोनों का क्षेत्रफल देखो समान है, देखो दोनों का बराबर। क्लियर? याद रखें दोनों प्लेट का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इस तरह दो धातु का बना हुआ प्लेट को जब एक दूसरे के समांतर ऐसे करके रख देते हैं और इसका जो बीच में जो जगह है वहां पर या तो हवा या फिर कोई भी कुछ अलग माध्यम रख सकते हैं। ठीक है। तो याद रखिए जब इस तरह दो प्लेट को एक दूसरे के समांतर रख के बनाया था तो ये क्या है? समांतर पट संधारित्र। आसान है। तो चलो देखो एक बार अच्छे से। मान लो ये एक प्लेट है, एक दूसरा प्लेट। ठीक है। कोशिश कर रहे हैं 3D रूप देने का। ना ऐसे क्लियर? ऐसे रखा, लेकिन हम ऐसे तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसे बना दिए। इस तरफ को देख रहा है। क्लियर है? और जो होता है देखो ध्यान से, देखो दोनों प्लेट का क्षेत्रफल सेम होना चाहिए। एरिया क्या होना चाहिए? सेम। मान लो इसका अगर क्षेत्रफल ए है तो इसका भी ए होना चाहिए। और ये दोनों प्लेट के बीच का दूरी मान लो कितना है? डी है। और आसान। अब क्या किए, एक प्लेट को इसको हम जोड़ दिए किससे? तो बाबू आवेश स्रोत से। आवेश स्रोत यानी जहां से उसको आवेश मिल सके। तो देखो होता है क्या, जैसे ही इसको आवेश स्रोत से जोड़ देते हैं तो होता ये है कि यहां पर इस तरह करके इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है पूरा। यानी इस प्लेट पर कौन चार्ज आ गया? पॉजिटिव। आपको सिर्फ इतना दिख रहा है, इसका मतलब इतने नहीं है, इस तरह करके दिख रहा है, तो आपको सिर्फ इधर वाला दिख रहा है, पूरे प्लेट ही आवेश है। क्लियर है? तो होता है कि जब आवेश स्रोत से जोड़ेंगे तो मान लो इस पर आवेश आ गया। तो सोचना जरा सा ध्यान से, अगर यहाँ प्लस है, इसके समीप रखा है ये, तो वो लोग प्रेरण पढ़े थे, स्थिर विद्युत प्रेरण, याद होगा क्या था? जरा ध्यान समझना। एक पर अगर आवेश रहता था प्लस, इसके बगल में जब दूसरा रखते हैं सामने इधर माइनस और पीछे प्लस आ जाता था। याद करो। तो उसी तरह यहाँ प्रेरण के कारण यहाँ प्लस जब रहता है तो इसके यहाँ क्या आ जाता है? माइनस। पूरे प्लेट में आएगा, लेकिन इतना बना नहीं रहा। इधर माइनस आएगा और पीछे क्या आ जाएगा? प्लस। इस तरह करके आ जाता है क्या? प्लस। यानी जैसे ही इसको, यानी एक प्लेट को हम किससे जोड़ते हैं? आवेश स्रोत से। तो ये आवेशित होने पर इसके सामने वाला प्लेट जो होता है, बगल वाला प्लेट, जस्ट उसके विपरीत प्रकृति का आवेश सामने में और पीछे में क्या होता है? समान प्रकृति, प्लस से प्लस आ जाता है। लेकिन ये जो प्लस है ना, ये हम लोग को नहीं चाहिए। क्यों? समझो इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे सिंपल सा कारण है। देखो क्या कारण है, आप पढ़े थे, याद करो कि संधारित्र के प्लेट के बीच अगर विभवांतर ज्यादा होगा तो इसमें आवेश भी ज्यादा संचित होगा। याद करो, अभी संधारित्र का सिद्धांत में पढ़े थे, क्यों समानुपाती भी। यानी अगर हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो आवेश भी बढ़ेगा। और याद करो संधारित्र का काम है आवेश को जमा करना, आवेश को संचित करना। तो हम तो चाहेंगे कि इसमें जो क्या हो, विभवांतर बढ़े ताकि आवेश ज्यादा जमा हो। क्लियर है? लेकिन अभी अगर ये माइनस प्लस दोनों रहेगा तो इसका विभवांतर ज्यादा नहीं होगा। कैसे? समझना ध्यान से कैसे। तो विभवांतर सबसे पहले आप समझना, विभवांतर क्या है? विभवांतर यानी विभव का अंतर। अब जरा ध्यान समझना, कुछ हम बता रहे हैं। इमेजिन करो ये जो है इस पर आवेश है, मान लो प्लस है, मान लो इसका विभवांतर अभी कितना है? +5 वोल्ट मान लो। ठीक है? कितना? +5 वोल्ट। लेकिन यहां देखो, यहां जितना माइनस होता है ठीक उतना ही प्लस, यानी कुल आवेश अगर इसका निकालें 0, यानी इसका अगर आवेश 0 यानी विभव भी क्या? 0। इस प्लेट का विभव है +5 वोल्ट और इसका चूंकि कुल आवेश 0 है तो विभव कितना हो गया? 0। तो विभवांतर निकालेंगे, यानी दोनों का अगर अंतर निकालेंगे, अंतर मतलब घटा करेंगे, तो बोलो कितना निकला? +5 वोल्ट। कितना वोल्ट? +5 वोल्ट। लेकिन इमेजिन करो
अगर ये प्लस को हम गायब कर दें, ये प्लस को क्या करते हैं, गायब कर दें, तो बोलिएगा सर कैसे गायब कर सकते हैं? तो याद करो अर्थिंग पढ़ा है, क्या पढ़ा था? अर्थिंग यानी भूसंपर्क। तो लो हम इसको क्या कर दिए, भूसंपर्क कर दिए, अर्थिंग कर दिए। तो अर्थिंग करने से आपको मालूम ही है कि ये जो प्लस वाला आवेश है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अर्थिंग का काम है आवेश को क्या कर देना, समाप्त कर देना, उदासीन कर देना। इधर जो पीछे वाला आवेश था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया तो अब देखो क्या है कि मान इसका विभव कितना, +5 वोल्ट, वो जो था पहले वही रहा, लेकिन देखो अब इस पर सिर्फ माइनस आवेश रहा, यानी इसका विभव मान लो कितना हो गया, -5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि पहले प्लस था, प्लस माइनस मिलकर तो टोटल हो जा रहा था 0, लेकिन अब तो 0 नहीं होगा। तो देखो जरा सा, इसका +5 वोल्ट, इसका -5 वोल्ट, दोनों का अगर अंतर करेंगे, यानी विभव का अंतर करेंगे, देखो +5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी क्या हो जाएगा, +10 वोल्ट। तो बताओ ये जो अर्थिंग की, अर्थिंग करने से ये प्लस समाप्त हुआ, प्लस समाप्त हुआ, बताओ विभवांतर पहले था +5 वोल्ट, अब कितना हो गया, +10 वोल्ट, यानी विभवांतर बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो जी हाँ, जरूर बढ़ा। तो याद रखिएगा, जब होता है कि जब अर्थिंग कर देते हैं तो अर्थिंग करने से दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर बढ़ जाता है, और विभवांतर बढ़ जाएगा तो इसमें आवेश भी ज्यादा संचित होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे, समझना, क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि आवेश संधारित्र के एक प्लेट को अर्थिंग क्यों की जाती है, संधारित्र के एक प्लेट को अर्थिंग क्यों की जाती है, भूसंपर्क क्यों की जाती है, तो इसका सिंपल सा आंसर देना, क्योंकि अर्थिंग करने पर इस दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर बढ़ जाती है, जिससे कि उसमें ज्यादा आवेश संचित होती है, इसीलिए संधारित्र के एक प्लेट को अर्थिंग की जाती है। आसान है, कोई तकलीफ नहीं। तो इस तरह करके होता है संधारित्र, समांतर पर संधारित्र। ठीक है, तो जैसा नाम है वैसा ही है। देखो दो प्लेट है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल समान है, इसके बीच कुछ दूरी है ना, एक प्लेट को किससे जोड़ा है, आवेश स्रोत से, और दूसरे को अर्थिंग किया, तो यही आपका क्या, समांतर पर संधारित्र। इसमें हम लोग लिखेंगे अगर, तो देखो कैसे लिखेंगे, इसमें धातु की बनी हुई दो समान क्षेत्रफल वाली प्लेटों को एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर पृथक की जाती है, अलग रखी जाती है ना। एक प्लेट को आवेश स्रोत से संयोजित की जाती है, जबकि दूसरे को क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है, भूसंपर्क की जाती है। यही आपका क्या हो गया, बोलो, समांतर पर संधारित्र। आसान है? ठीक। अब आज के लेक्चर का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, सुनो, ये समांतर पर संधारित्र जो पढ़े, अब इसका हम लोग धारिता का व्यंजक निकालेंगे, यानी इसका जो धारिता है उसका फॉर्मूला। तो हम लोग का जो हेडिंग है, देखो क्या है, तो हम लोग का हेडिंग है क्या, समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी हम लोग समांतर पट संधारित्र जो पढ़े उसका धारिता का फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्लियर? देखो ध्यान से, इसके लिए हम एक समांतर पट संधारित्र लिए, मान लो ये क्या है, एक समांतर पट संधारित्र। ठीक है, तो बोलिएगा सर ये कैसे है, तो समझो ध्यान से, इस तरह करके दो प्लेट है, ये आपको सिर्फ सामने वाला हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, इस तरह करके दो समांतर पट क्या लिए, संधारित्र। ठीक है, और इसको हम जोड़ दिए किससे, बैटरी से। इस बैटरी का विभवांतर कितना है भाई, क्लियर है? जोड़ दिए प्लस से, तो बताओ ये प्लेट जो है प्लस से जुड़ा थी, इस पर कौन चार्ज आएगा, प्लस, और इसको माइनस जोड़ा तो इस पर कौन आएगा, माइनस। याद रखिए जितना प्लस इस पर आता है उतना ही माइनस इस पर आता है, दोनों पर आवेश क्या होता है, समान। क्लियर है? सिर्फ प्रकृति विपरीत होता है, एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक। क्लियर है? यानी इस पर 10 कूलम, इस पर -10 कूलम, इस पर +20 कूलम, इस पर -20 कूलम, इस तरह करके। क्लियर है? तो बोलो इसका जो आवेश है ये बताओ, क्या एक जगह सिर्फ किनारे में या पूरे प्लेट पर है, तो आप बोलिएगा सर पूरे प्लेट पर है। तो याद करो जब पूरे प्लेट में जब आवेश बढ़ जाता है, यानी पूरे क्षेत्रफल में बढ़ जाता है, तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कुछ होता है। तो मान लो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा, और इसका कितना, माइनस सिग्मा। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, तो बोलो बाबू इस तरह करके हो गया। अब बताओ ये प्लेट प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो बताओ जी, आप जानते होंगे कि मान लो एक प्लस आवेश है, एक माइनस है, प्लस से माइनस फिर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है।
याद है? तो बोलो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इधर से इधर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लो कितना, ई वेक्टर। क्लियर है? क्या है? ई वेक्टर। अब जरा समझो, ये जो प्लेट लिए, इस दोनों प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, मान लो ए, और दोनों प्लेट के बीच का जो दूरी है वो कितना है, डी। आ रहा समझ? तो ये फिगर हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका व्यंजक निकालेंगे। देखो तो बहुत ही आसान है, मात्र 3 से 4 स्टेप में निकल जाएगा। सबका ध्यान सिर्फ इधर रखें, ठीक है, तुरंत हो जाएगा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, इस संधारित्र का दोनों जो प्लेट है उस प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र कितना है उसका मान निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, अब संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो बोलो ये किसका प्लेट बना है, धातु का, यानी चालक का। और याद करो, चालक का अगर पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र था कितना था, पिछले लेक्चर में पढ़ा है, याद करो। तो हम बताए थे विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा E बराबर क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। याद है? बोलो धातु का प्लेट है इसलिए, है ना। अब बोलो, चूंकि याद करो सिग्मा बराबर होता है Q बाय A, यानी आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल, इसीलिए बोलो E बराबर सिग्मा के जगह क्या लिखेंगे, Q बाय A बाय एप्सिलॉन। समीकरण 1। ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र निकल गया दोनों प्लेट के बीच। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इस दोनों प्लेट के बीच विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विभवांतर। तथा प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर यानी V बराबर। अब इस स्टेप को समझने की कोशिश करना। याद करो हम पढ़ाए थे E इक्वल टू माइनस वी बाय आर, याद है? इसको माइनस डी वी बाई डी आर में लिखे थे। इस माइनस को भूल जाइए, ठीक है। तो बोलो E इक्वल टू क्या है, वी बाय आर। तो बोलो V बराबर क्या हो गया, इसको इधर ले गए, आर। V बराबर क्या, आर इंटू ई। आर मतलब क्या, दूरी, और ई मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र। तो बोलो यहाँ पर जो दूरी है, बोलो दूरी कितना है दोनों प्लेट के बीच का, डी। कितना है, डी। इसलिए इस आर के जगह क्या लिखेंगे, डी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, डी इंटू ई। समझ में आया कैसे हुआ? अब इक्वेशन इसको 2 मान लिया। अब देखो E का मान इतना है, इसको यहां रखेंगे, इन्हें समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो रखो V बराबर डी इंटू ई है, E के जगह बोलो बाबू Q बाय ए एप्सिलॉन। इसको क्या मान लिया, समीकरण 3। आ गया। तो अभी हम क्या किए, सिर्फ विद्युत क्षेत्र निकाले और दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर निकाल लिए। अब क्या निकालना, धारिता। चूंकि हम लोग का हेडिंग है क्या, संधारित्र का धारिता का व्यंजक निकालने वाला है ना। तो देखो अब संधारित्र की धारिता। तो बोलो बाबू, अभी थोड़ा देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा, धारिता यानी C। बोलो इसका फॉर्मूला क्या था, C बराबर, याद करो क्या था, Q बाय V। इसको समीकरण मान लिए 4। अब जरा ध्यान से देखो, V का मान समीकरण 3 में जो V का मान है इसको यहां रख सकते हैं। तो रखो, क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर। तो रखो बाबू, क्या है, C बराबर क्या है, Q बाय V। तो बोलो Q बाय V यानी विभवांतर। तो बोलो V का मान ये है, कितना है, बोलो तो dq बाय एप्सिलॉन रखो इसे।
डी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चल जाएगा तो बोलो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू, बोलो ये ऊपर गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू क्यू, बोलो क्यू से क्यू गया तो सी बराबर क्या बचा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो याद रखिए संधारित्र के समांतर पट संधारित्र अगर रहेगा उसके प्लेट का क्षेत्रफल ए रहेगा और दूरी दोनों प्लेट के बीच का अगर डी रहेगा तो उसकी धारिता का व्यंजक होगा। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो उसके प्लेट का क्षेत्रफल और दूरी पर निर्भर करता है। तो समझ गए, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आ रहा समझ में, ये धारिता का निकल गया आपका व्यंजक। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन अगला लेक्चर उन्हीं लोग को समझ में आएगा जो ये सब जो पढ़ा है ये सब याद रखेगा। क्लियर है? और 3 लेक्चर बचा बस यूनिट 1 का, बहुत ही आसानी से कंप्लीट होगा। और बहुत बच्चे जो सोचते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर वीडियो लेक्चर नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, तो हुआ ये था कि मेरा लैपटॉप गया था खराब होके, फिर दूसरा लैपटॉप लाया, फिर उसमें भी क्या हो रहा था, कुछ सॉफ्टवेयर का इशू था, कुछ भी मतलब एक दिन नोट्स बनाया पूरा क्रैश कर गया। ठीक है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। फिर ठीक करवाए लैपटॉप, अब ठीक करवाए, अब क्या है नोट्स बना लिए हैं, अब जो है आना शुरू हो जाएगा लेक्चर सारा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। और बहुत बच्चे क्या होता है थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि भाई कैसे होगा सर हम लोग का सिलेबस, है ना, बहुत कोई पूरा मैसेज आता है सर हम लोग का सिलेबस पीछे रह जाएगा वगैरह वगैरह। तो ध्यान सुनिए, सबसे पहला बात आप कंपेयर कर लीजिए, हम जो है यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले और 3 लेक्चर बस बचा, और यूनिट 2 पहले ही कंप्लीट कर दिए। और हम देखते हैं दूसरे सब टीचर लोग भी कितना है, तो वो लोग यूनिट 1 अभी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये कंप्लीट कर चुके हैं। सोचिए वो लोग 2 शुरू करेंगे, हम 2 पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, 3 1 भी हमारा हो जाएगा। इसके बाद बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 3 से 4 क्लास के बाद आपका क्या होगा, यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए होपलेस मत होइए, आप टेंशन फ्री रहिए। हमरे रहता आपका सिलेबस कभी भी ऐसा नहीं होगा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी बच्चे हैं सिर्फ आप इस पर फोकस कीजिए कि हम ये जो पढ़ा है इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से ध्यान से देखिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। आपसे अधिक टेंशन हमको होता सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। और हाँ, टेस्ट का भी हम सोच रहे हैं कि टेस्ट भी लें, तो इसके लिए भी हम कुछ देख रहे हैं ऑप्शन कैसे टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आप लोग का टेस्ट भी ले लेंगे। तो इसलिए बाबू अच्छे से पढ़ो, ज्यादा मत सोचो सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, बस इतना ध्यान दो कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे वो हम पर छोड़ दो। ठीक है, तो और हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही आज के लिए। लेकिन हाँ याद रखना, अगला लेक्चर उन्हीं लोग को समझ में आएगा जो पूरा अच्छा से ये सारा चीज देखेगा। ठीक है, तो रखो।